Hello guys, I've taken this translation passage from UP Judicial Exam. What you can do is that you can solve this passage on your own, and after doing that you can match your translation with mine. So it will give you a reference point, a kind of model answer which will serve you a kind of example for you. So let's begin. पैसेज है, असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं, उनके बिना जीवन क्या होता। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। तो आपको इसको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, और वी ऑल नो दैट द score for translation passage is of 40 marks. So you get two passages, 40 marks each. So 80 marks for translation. So we can understand how important they are for our exam. So let's begin. असफलता की चिंता मत करो, बहुत आसान है। Don't worry about failures. Don't worry about failures. वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। बहुत इजी सेंटेंस है भी। आप इसको कह सकते हो कि दे आर वेरी नेचुरल और दे आर क्वाइट नेचुरल, दोनों ही सही है। तो आप लिख लें इसको, दे आर क्वाइट नेचुरल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। सो दीज फेलियर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दीज फेलियर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। उनके बिना जीवन क्या होता। ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। आप यदि ये पैटर्न सीख लो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। उनके बिना जीवन क्या होता, तो आप एक कहोगे, व्हाट वुड लाइफ हैव बीन without them, and you can put a question mark over here. What would life have been without them? आप जो है इसको ऐसे भी कह सकते हो कि life would have been nothing without them. सेंस ऑलमोस्ट वही आ जाएगा, चाहे वो इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, बट सेंस आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, उनके बिना जीवन क्या होता। तो आप इसको यदि ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है। Life would have been nothing without them. सेंस तो आ गया ना। उनके बिना जीवन क्या होता, मतलब जीवन का कोई मतलब नहीं होता। तो लाइफ वुड हैव बीन नथिंग विदाउट देम। ये जो पैटर्न है इंट्रोगेटिव का, थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको चूंकि मॉडल आंसर दे रहा हूँ तो एक एक यूसेज बताऊँगा तो एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो में तो पर्पस यही है कि आपको एक मॉडल आंसर दे दूँ, आप इससे आप अपना आंसर मैच करा लें और बना लें। हाँ, ये बात मैं जरूर समझता हूँ, जो विशेषकर वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से, उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी यदि इंग्लिश में उनको फ्लो नहीं है तो। बट छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस से आप बनाना शुरू करें। इस वीडियो में मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि किस टेक्निक से आप बना रहे हैं, है ना, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाए। किसी और वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके। सो हियर द आइडिया इज दैट कि आप जो है इसको मॉडल आंसर की तरह लो, आप इसका कंपैरिजन अपने आंसर से कर लो। सो लाइफ वुड हैव बीन नथिंग विदाउट देम। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। अब क्या, जीवन में यदि संघर्ष ना रहे मतलब इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ, तो जीवित रहना ही व्यर्थ है, मतलब कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इजी सेंटेंस है,
if, let me rub it. इस पैटर्न पे मैं आऊँगा, आपसे जिक्र करूँगा कि वुड हैव का कैसे प्रयोग करते हैं। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे, if there is no struggle in life, तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। देन there is no meaning of life. If there is no struggle in life, there is no meaning of life. आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। मैं चूंकि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मान लो आप खुद से ट्रांसलेट करते हो और आप मेरे से मैच कराओगे, तो ये वर्ड फॉर वर्ड तो कभी ट्रांसलेशन बनता नहीं है। ट्रांसलेशन हम करते हैं उसके भाव को देख करके, उसकी फीलिंग्स को देख करके, पैसेज क्या कहना चाहता है उसके आधार पर बनाया जाता है। लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक ट्रांसलेशन कभी भी नहीं किया जाता, वो अर्थ का अनर्थ निकलता है। तो मैं आपको इसको लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कोई पास एक मॉडल आंसर हो ताकि आप खुद से कंपैरिजन कर सकें, आप समझ सकें कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यदि ये कहूँ, यदि जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है, इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं। इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ, यहाँ तो ठीक है। इस पार्ट को हम चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहने दो, इस पार्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम ये भी कर सकते हैं, और लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई जो नहीं है कि हिंदी में इस सेंटेंस से स्टार्ट हो तो इंग्लिश में आप इसी से स्टार्ट करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इस सेंटेंस में इस पार्ट को पहले भी रख सकते हो, लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको भाव का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, और इंग्लिश का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ़, यह फर्स्ट प्लेस पे भी रह सकता है और सेंटेंस के सेकंड पार्ट पे भी आ सकता है, दोनों ही तरीका सही होता है। एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मैं यदि आपको कहूँ इफ यू कम हियर आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आई विल हेल्प यू इफ यू कम हियर। तो मैंने ये कहा कि इफ का जो कंडीशनल पार्ट, जो सेंटेंस का पार्ट इफ से स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट प्लेस पे रह सकता है, सेंटेंस के सेकंड हाफ में जा सकता है। इंग्लिश में ऐसे तो लिखा जाता है। इसलिए मैंने, चूंकि मैं इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करूंगा तो इंग्लिश के अनुसार ही चलूंगा। तो मैं यदि चाहूँ तो जो ये पार्ट है इंग्लिश में, इसको पहले भी लिख सकता हूँ, वो भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इडियोमेटिक यूसेज है। लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ। अब इसमें आप देखेंगे एक दो प्रयोग आया, जैसे वुड हैव का प्रयोग आया, या एक एग्जाम्पल आया, देयर का प्रयोग आया। तो देयर का प्रयोग आपको सीखना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। देयर नॉर्मली हम इस तरह की कंडीशन में प्रयोग करते हैं, यदि आप हिंदी से कंपेरिजन करना चाहें तो, कि यदि जीवन में उम्मीद हो तो हम इसका इंग्लिश में कहते हैं इफ़ देयर इज़ होप। एक जो है, आप जैसे इस क्लास में 10-15 बच्चे हैं तो हम इसका इंग्लिश में फिर देयर से प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर 10 or 15 बॉयज़ इन दिस क्लास। सो देयर का प्रयोग ईजी है, आपको, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम देयर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी इंडेफिनिट चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे चारों तरफ अंधेरा है तो देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड। इस तरह से देयर का प्रयोग होता है। आपको इसमें से किसी एक प्रयोग में दिक्कत है तो आप मेरे को बताओगे तो मैं उसको वीडियो बना के समझा दूंगा, बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे मेरा पर्पस है कि आपको एक मॉडल आंसर दे दूँ। चूँकि ये बोर्ड पे मैं वो सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, तो अभी क्या किया है कि मैं इसी, ये बड़ा पैसेज आता है आपके एग्ज़ाम में,
कम से कम 2 पैराग्राफ तो रहता है ट्रांसलेशन में। तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट में इस वीडियो को रिलीज़ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है समझ में आया हो। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट से बता सकते हो। अब पैसेज के अगले हिस्से को देखते हैं। कह रहा है, इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो, असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। पैसेज बहुत अच्छा है। पहले लाइन को देखिए, इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। अब आप ध्यान दो इस वर्ड पे, जो जीवन का काव्य है। यदि आप लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो काव्य, एपिक, पोएम, पोएट्री। यदि आप ये लिखो, इन दीज स्ट्रगल्स लाई द पोएम ऑफ लाइफ, थोड़ी सी वो बात आ नहीं रही है, क्योंकि इंग्लिश में यदि हम उसकी जगह ये लिखें ना वर्ड, इन दीज स्ट्रगल्स लाई द जॉयज ऑफ लाइफ, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको शाब्दिक जो है वर्ड फॉर वर्ड उठा करके उसके ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप ज़रा विचार करना, क्योंकि मैं आपको एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ तो निश्चित तौर पे हमें वो ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन एवरीथिंग वी हैव टू लुक एट, ठीक है। तो आप ज़रा विचार करना कि यहाँ पे लाई होगा या लाइज होगा, क्या होना चाहिए। हम एस भी लगा सकते हैं, क्या लाइज भी होगा क्या। 5 मिनट आप सोच कर देखो। 5 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 10 सेकेंड आप सोच के देखिए कि लाई होगा या लाइज होगा। यदि है तो ऐसा क्यों है। देखो क्या है, इंग्लिश का एक बेसिक रूल है कि वर्ब शुड एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो सवाल है कि अब आप जो है, अब फिर क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्ट कौन सा है। तो नॉर्मली हम ऐसा वी टेंड टू थिंक दैट सब्जेक्ट कम्स एट द फर्स्ट प्लेस इन इंग्लिश सेंटेंस। ज़्यादातर केसेज में ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट पहले नहीं भी आता है। जैसे आप कहो, इन दीज स्ट्रगल्स लाई द जॉयज ऑफ लाइफ। आप यदि वर्ब से क्वेश्चन करो तो आपको सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे आप बोलोगे क्या लाई करता है, तो आज अब आपसे आंसर जो मिलेगा, आपका आंसर क्या मिलेगा कि जीवन का आनंद, जीवन का काव्य। तो जीवन का काव्य जो आनंद है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जॉयज। चूंकि ये प्लूरल है तो दिस वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, और इसीलिए हम यहाँ पे लाइज नहीं लिखेंगे, लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। जब हमारा वर्ब जो प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा, इसलिए हमने लाई लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंटरेस्टिंग आपको यूसेज बता देता हूँ। क्या होता है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट नॉर्मली फर्स्ट प्लेस पे आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे जाते हैं जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ आपको, एट द हार्ट ऑफ दिल्ली, एट द हार्ट ऑफ दिल्ली lies the Red Fort। फिर से मैंने यहाँ लाइज लिखा, अभी आपका आंसर मिल जाएगा कि क्यों मैंने लाइज लिखा। कह रहा है कि दिल्ली के हार्ट में, दिल्ली के केंद्र में लाल किला है। तो वर्ब से क्वेश्चन कीजिए क्या है, आपको आंसर मिलेगा रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट तो सिंगुलर है, और जब यह सिंगुलर है तो वर्ब हैज़ टू बी इन सिंगुलर फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे लाइज लिखा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में लास्ट में है। तो कभी कभी हम सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा वो इडियोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। द रेड फोर्ट लाइज इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आप इसको ऐसे कर दो, द जॉयज ऑफ लाइफ लाई इन दीज स्ट्रगल्स, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात चली है कि आपको पूरा परफेक्ट बनाना है, सही बनाना है, तो वो इंग्लिश के सेंटेंसेस में इस तरह का कॉमन ट्रेंड है कि हम सेंटेंस को इडियोमेटिक बनाने के लिए इस तरह से सब्जेक्ट को कई बार हम लास्ट में रखते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया क्यों ऐसा है।
इस पर आ जाते हैं अब। डोंट, अगला सेंटेंस है असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी छोटी फिसलने हैं। अब कह रहे हैं असफलताओं पर ध्यान मत दो, कहां पे? अच्छा, एक बात पर ध्यान दो आप कि ये जो सेंटेंस है आपका, आई थिंक मैंने पहला सेंटेंस हमने लिया है, ये इस सेंटेंस को बात करना है, उसके बाद हम जाएंगे। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो, ठीक है? तो इजी है, परवाह मत करो, डोंट वरी अबाउट स्ट्रगल्स एंड वीकनेसेस। इजी सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। अब आते हैं इस वाले सेंटेंस पे, असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी छोटी फिसलने हैं। ध्यान मत दो को इंग्लिश में नॉर्मली हम बोलते हैं पे अटेंशन से। यदि आप इसको ऐसे बनाओगे, डोंट पे अटेंशन टू योर फेलियर्स, वो बात बनती नहीं है, वो भाव नहीं आ रहा है इस सेंटेंस से। डोंट पे अटेंशन, नॉर्मली आप में से अधिकांश लोग यही बनाओगे, ध्यान मत दो को पे अटेंशन से बनाना चाहोगे, बट वो भाव नहीं आ रहा। उसकी जगह यदि ये बात आओ, क्योंकि कहना चाहता है ना कि भाई असफलताओं पर ध्यान मत दो, मतलब कि असफलताएं तो आएंगी, ये जीवन की फिसलने हैं, आपको हतोत्साहित नहीं होना असफलताओं से। यह भाव आ रहा है इस सेंटेंस में। इसलिए मैंने क्या किया डोंट बी डिस्करेज बाय फेलियर्स लिखा। ये जब आप इससे सेंटेंस बनाओगे तो लोगों को लगेगा कि आपको इंग्लिश आती है यार, आपको पैसे, ये ट्रांसलेशन में फिर 1 मार्क्स में नहीं कटेगा यदि आप इस तरह से लिखो तो। डोंट बी डिस्करेज बाय फेलियर्स। अच्छा, इसको यदि हम एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कई अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बनाएंगे, आपको डाउट ना हो कि मेरा वाला सही है कि गलत है, इसलिए मैं सारे तरीके का जितना पॉसिबल अभी मेरे ध्यान में आ रहा है वो सारा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, डोंट बी डिस्करेज की जगह आप ये भी कर सकते हो, डोंट गेट डिस्करेज्ड, ये भी कर सकते हो। डोंट गेट डिस्करेज, गेट वर्ड से भी बना सकते हो, क्योंकि ये बड़ा ही इंग्लिश में पॉपुलर तरीका है। गेट का यूसेज आपको जरूर सीखना चाहिए, अलग अलग प्रयोग इसका, क्योंकि एक गेट का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट देयर इन टाइम। एक गेट का मतलब होता है टू बिकम, यहाँ पे बिकम का अर्थ है। टू गेट डिस्करेज का मतलब है टू बिकम डिस्करेज, तो यहाँ बिकम के अर्थ में है गेट। तो एक गेट का मतलब बिकम भी होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे आई गॉट अपसेट, या आई रियली गॉट अपसेट व्हेन ही कॉल्ड मी व्हेन आई वाज अटेंडिंग मीटिंग। तो इस तरह का गेट अपसेट, गेट बोर्ड, गेट डिस्करेज्ड, इस तरह से गेट का मतलब यहाँ बिकम होता है। तो जब ऐसे में लिख सकते हो, डोंट गेट डिस्करेज बाय फेलियर्स, आप असफलताओं से हतोत्साहित मत हो। एक और मैं आपको वर्ड बताने दिया, ऐसा करोगे तो और भी सुंदर सेंटेंस बनेगा। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि डोंट गेट डिस्करेज की जगह लिख सकते हो आप डोंट बी डिटर्ड, डोंट बी, बहुत अच्छा वर्ड है, डोंट बी डिटर्ड। या ऐसे भी कर सकते हो कि डोंट गेट डिटर्ड बाय फेलियर्स। तो ये डिटर्ड मतलब होता है आप डिस्करेज्ड, तो डोंट गेट डिस्करेज बाय फेलियर्स। आप डिस्करेज लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, डिटर लिखो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इंग्लिश का पूरा फ्लो पता है, कौन सा वर्ड कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर कम मार्क्स मिलेगा, बात वही बनेगी। बस इंप्रेशन की बात है कि आप ऐसा लोगे तो थोड़ा इंप्रेशन एक लेवल ऊपर जाएगा। डोंट गेट डिटर्ड बाय फेलियर्स। अगला फिर है, ये छोटी छोटी फिसलने हैं। अब ये छोटी छोटी फिसलने हैं, फिसलन तो हम लोग स्लिपरी ग्राउंड को कहते हैं फिसलन, लेकिन यहाँ पे हम लिटरल मीनिंग लेंगे तो इस सेंटेंस अजीब सा बन जाएगा। ये कहना चाहते हैं छोटी छोटी फिसलने, भाई ये तो बाधाएं हैं, ये तो आती रहेंगी, असफलताएं तो एक तरह की बाधाएं हैं। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे फिसलन, वो लिटरल जो वर्ड है उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने क्या ले लिया, दीज आर स्मॉल हिंड्रेंसेज। आप देखो भाव पिक करने की कोशिश करो कैसे आ रहा। दीज आर स्मॉल हिंड्रेंसेज, स्मॉल की जगह एक और आप लिख सकते हो, स्मॉल की जगह आप लिख सकते हो ट्रिवियल भी लिख सकते हो। दीज आर ट्रिवियल हिंड्रेंसेज और दीज आर स्मॉल हिंड्रेंसेज, दोनों ही सही है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम लोग बोले हैं कि लिटरल ट्रांसलेशन से क्यों बचना चाहिए हमें, इस पे मैं कहना चाहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आप ये कहो कि मेरा दिल मत जलाओ, तो जलाना वर्ड के लिए इंग्लिश में वो वर्ड है लाइट, तो डोंट लाइट माई हार्ट। अब यदि इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे तो अजीब सा मतलब अर्थ का अनर्थ आएगा, कोई इसका सेंस नहीं बनेगा। आप दिल मत जलाओगे, जरा भाव निकाल कर देखो आप क्या होता है। दिल मत जलाओगे मतलब क्या है, भाई मुझे जेलस मत करो, मेरे को एनवियस मत करो,
ये वाला भाव है ना, तो आपको फिर इंग्लिश में उसी भाव से उसका लेना पड़ेगा वर्ड। डोंट मेक मी जेलस और डोंट मेक मी एनवियस, ये नहीं कहेंगे डोंट लाइट माई हार्ट। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखना है। और जब इस तरह से आप ट्रांसलेशन करने लगोगे कि आप उसका सेंस समझ लो, उस सेंस को इंग्लिश में कैसे आपको लिखना है ये करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया दीज आर ट्रिवियल हिंड्रेंसेज और दीज आर स्मॉल हिंड्रेंसेज। उसके बाद से है आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। तो प्रयत्न करो कि इंग्लिश बना लेंगे आप पहले, यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग 1000 टाइम्स कीपिंग एन आइडियल बिफोर यू। कीपिंग एन आइडियल मतलब अपने सामने का आदर्श रखकर, इसके लिए मैंने सेंटेंस बना लिया कीपिंग एन आइडियल बिफोर यू। आगे सेंटेंस करता है यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। आसान है फिर से, even if you fail 1000 times you must try once again। तो फिर से आप तैयार करो। तो एक एक वर्ड मैंने नहीं पी के तो क्या इंग्लिश क्या है तो क्या है, एक एक वर्ड में नहीं पी कर, हमने सेंस लिया कि एक बार फिर प्रयत्न करो, यू ट्राई वंस अगेन, सिंपल। तो ये आपका जो है अभी पैसेज ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसलेशन का पैसेज नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा होता है, 40 मार्क्स ऐसे नहीं आ जाएंगे, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो दूसरा हिस्सा मैं फिर आपको इस पे तुरंत आपको अवेलेबल कराऊंगा।